नमस्कार, मैं जेपी सिंह। आप देख रहे हैं जाग 85। अभी हमारे साथ है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कबीर गोस्वामी जी। उनसे जानने की कोशिश करेंगे। बहुत अलग अलग लोगों से अलग अलग परिभाषा मिली, अलग अलग डेफिनेशन मिली सनातन की। लेकिन मैंने इनका अंदर हॉल में स्पीच सुना और मुझे जागरूकता हुई कि मैं सनातन की परिभाषा जानना चाहूँगा, डेफिनेशन जानना चाहूँगा। आपकी सनातन यात्रा चल रही है जिसमें आप एक सेमिनार कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। सनातन का परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है? सनातन जो शब्द है वो प्रकृति का ही शब्द है। सनातन का मतलब होता है इटरनल, जिसकी ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है। सनातन वो है जो हमेशा शाश्वत है। शाश्वत का मतलब सही है हर स्थिति में, चाहे वो नया हो चाहे वो पुराना से पुराना हो, वो सनातन है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो घास उग रही है, ये पेड़ पौधा उग रहा है, ये बहुत बड़ा पेड़ है, ये सब सनातन है। सनातन लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं, आपके भगवा कपड़े देख लिए या माला देख ली, लोग ये जानना चाह रहे हैं कि ये तो सनातनी है, उसका परिभाषा ही बदल दी। सनातन के साथ एक शब्द लगता है जिसको हम सनातन धर्म बोलना शुरू कर देते हैं। सनातन धर्म। धर्म तो सबका होता है। पानी का अपना धर्म होता है, पृथ्वी का धर्म होता है, हवा का धर्म होता है, ये जो सूर्य का धर्म, ये धर्म है सब। ये जो हम सबके धर्म हैं, यही सनातन धर्म है। जब सम्मिलित हो जाते हैं पूरे, इनके अध्ययन को ही हम सनातन धर्म बोलते हैं। और जब ये नाम रखा गया कि सनातन धर्म, तो उसके साथ व्यवस्थाएं बनी। उसके साथ ऐसी व्यवस्थाएं बनना शुरू हुई जो व्यवस्थाएं हमें धीरे धीरे हमारी समझ को विकसित किया। जैसे हमने आज विज्ञान में आपने देखा होगा कि प्रकृति का जन्म, धरती का जन्म कैसे हुआ, ब्रह्मांड का जन्म हम बोलते थे कि नाद से हुआ। आज विज्ञान क्या बोलता है? बिग बैंग थ्योरी से हुआ। वो भी साउंड था, ये भी साउंड है। बिग बैंग थ्योरी धमाका है, बड़ा धमाका है। अब इस धमाके की भी जो प्रकृति है वो त्रिगुणा है। अब मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, इसमें 3 चीज़ें हैं। वाइब्रेशन भी है, एनर्जी भी है, फ्रिक्वेंसी भी है। आपका मैंने अंदर भी भाषण सुना, आप विज्ञान की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ जिनका अल्प विकसित दिमाग है, सनातनी बन के या सनातनी चोला पहन के डोलते हैं, वो बात करते हैं डिवाइडेशन की, वो बात करते हैं मारकाट की, वो बात करते हैं बदले की। तो ये तो सनातन नहीं है। वो बौद्ध धर्म में भी ये आया है सनातनी, वो भी सनातनी है, आप भी सनातनी हो। लेकिन सनातनी को बारे में ये कहा गया, वो कभी डिवाइडेशन की बात नहीं करेगा, वो विध्वंस की बात नहीं करेगा, वो तोड़ने की बात नहीं करेगा, वो नफरत की बात नहीं करेगा, वो सिर्फ जोड़ने की बात करेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे देखें कि बस वो तोड़ने की बात करते हैं। अगर हमारा अध्ययन सही है, जैसे हमने जो अध्ययन किया है, और हमारी खुद की अगर जो मनोवृत्ति है वो किसी भी चीज़ को शोध करने की है, तो हम हमेशा सही बिंदु पे पहुंच जाएंगे। अब है क्या, जो मार्केटिंग है, एक लंबे समय से हमने गुलामी झेली है। इस गुलामी में डिवाइड एंड रूल का भी आपने नाम सुना होगा कि किसी तरीके से विभाजित कर दो और शासन करो। तो वो जो नियम है डिवाइड एंड रूल वाला, वो हर जगह प्रभावी होता है। राजनीति में भी प्रभावी होता है, समाज में भी प्रभावी होता है। अब इस चक्कर में क्या होता है, कुछ लोग ब्लाइंड हो जाते हैं। जैसे आपको अगर हमने उत्साहित कर दिया किसी चीज़ के लिए, तो आप अपनी दृष्टि उस पर बंद कर लेंगे। आप जब दृष्टि बंद करेंगे तो फिर उसी एक कारण के लिए लड़ना शुरू कर देंगे, जबकि आपका उस पर अध्ययन कोई नहीं है। आपने किसी से कोई बात सुन ली है और आप उस पर लग गए, और धीरे धीरे व्यवस्था इतनी गूढ़ हो गई कि लोगों ने इसको अपना धंधा भी बना लिया। तो एक टेक्नोलॉजी आई, चाहे वो गूगल ले लो, व्हाट्सअप ले लो। व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में जो भी ज्ञान आता है, जो रेल देते हैं, पेल देते हैं, उसके चक्कर में हमारा समाज विघटन के कगार पे खड़ा है। विघटन तो अभी से नहीं, लंबे समय से हो रहा है, और इस समय भी कगार पे खड़ा है। इस समय तो और मुश्किल हो गई है, क्योंकि 15 सेकंड की यूनिवर्सिटी है। रील देखते हो आप, 10 सेकंड में अपनी मनोवृत्ति बना लेते हो। अब इससे अगर हमें आगे बढ़ना है तो एक ही चीज़ है कि बच्चों को सही शिक्षा और शोध करने की प्रवृत्ति डेवलप करना। जैसे मैंने कोई चीज़ देखी तो मैं उसको वेरीफाई करूँ, जहाँ से भी गूगल पे सर्च करूँ, अच्छे आर्टिकल पढूँ, उस पर वीडियो सुनूँ, और जब मैं उसको समझ लूँ तब उस पर बात करूँ। आधा अधूरा बात मैं किसी भी चीज़ पे करूँगा तो मेरा गुस्सा लाजमी है कि वो आएगा, क्योंकि मैंने उस पर पढ़ा ही नहीं, मैंने उस पर काम किया ही नहीं। हाँ, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आज ये मनोप्रवृत्ति हो रही है कि जो नेता है, नेता किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, वो युवाओं को इसी तरह से बरगला रहे हैं
और कोई भी अप्रिय घटना कभी भी व्हाट्सएप के माध्यम से, मैसेज रेल के कभी भी अप्रिय घटना हो जाती है, और उसके बच्चे तो विदेश में पढ़ रहे हैं या अपना सेफ जोन में रह रहे हैं, और आम आदमी के बच्चे वहाँ मरते हैं, कटते हैं और उनको नुकसान होता है। यही कारण है बेसिकली राजनीति में। जब पता लग जाता है कि एक धर्म वर्ग विशेष या व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष किसी विचारधारा से प्रभावित होता है, तो उसको वहीं पर ट्रिगर करने की कोशिश की जाती है। आप कमाल की बात देखो, केवल राजनीतिक पार्टी ही क्यों, आपका सोशल मीडिया देखो, सोशल मीडिया पे तो फेसबुक का कंट्रोल है ना, वो चाहे तो ऐसे कंटेंट को प्रोपेगेट ही ना करे उन लोगों में जो इससे प्रभावित होते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, ये जानबूझ के उस कंटेंट को ऐसी जगह लेके जाके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जहाँ पे हिंदू विरोधी या इस्लामिक विरोधी या ऐसी कोई विचारधारा जिसके अगेंस्ट में काम किया जा रहा है, वो लोग वहाँ पे इकट्ठित होकर अपने प्रवचन चालू कर दें, शेयर करें, कमेंट करें। तो ये क्या है, ये एक पॉलिसी बन गई है। किसी को भी आगे बढ़ना है तो किसी समूह को, वर्ग का समर्थन उनको लेना जरूरी है। तो इन्हीं सबको रोकने के लिए या कम करने के लिए ज़रूरी ये है कि परिवारों में सही शिक्षण प्रणाली, हमारे सनातन धर्म की सही समझ किसी भी तरीके से बढ़ाने का प्रयास किया जाए। और यही हम सनातन संस्कार यात्रा में, और ये पहला कदम है हमारा सनातन मंथन, जिसमें हम मंथन कर रहे हैं बुद्धिजीवियों से, जहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों से, राजनीति से, सामाजिक क्षेत्र से, न्याय के क्षेत्र से और अलग अलग क्षेत्रों से लोग आके हमारा सहयोग भी कर रहे हैं। और इसी मंथन के कार्यक्रम को हम जगह जगह पर अब लेके जाने वाले हैं। आज मैं हिंदू की बात नहीं करूंगा, सिर्फ सनातन की बात करूंगा। अभी थोड़ी देर पहले बोला कि तोड़ने का नाम सनातन नहीं है, जोड़ने का नाम सनातन है। लेकिन कुछ लोगों को मैं अभी थोड़ी देर पहले, जैसे आपको सुना था, आपसे प्रेरित हुआ, मैंने आपकी इनवाइट करी, और लोगों को सुना वो तोड़ने की बात कर रहे हैं। सपोज करो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मुगल आए या कोई भी आक्रमणकारी आए, उन्होंने कुछ भी जैसे भी हुआ, लेकिन 47 के बाद यहाँ संविधान लागू हो गया। उसके बाद संविधान में ये होगा कि अयोध्या को छोड़कर जो भी जैसे भी रह रहे हैं वो ऐसे धार्मिक संस्थान चलते रहेंगे। अब एक सज्जन कह रहे थे कि 40,000 मंदिर है, वो मस्जिद है, या नहीं, 40,000 मस्जिद तोड़ने की बात कर रहे हैं, 4 लाख मंदिर की बात तो अलग है। और एक कह रहे हैं कि अभी अयोध्या हो गया, मथुरा और काशी बचा है। गांधी जी ने बोला था कि यदि आंख के बदले आंख फोड़ोगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। तो मतलब ये सिलसिला चलेगा या मतलब इसको खत्म करना चाहिए, शांति की तरफ बढ़ना चाहिए? शांति हो नहीं सकती जब तक, जैसे आपके साथ कभी शोषण हुआ है और आपकी कोई भी जैसे प्रॉपर्टी है उस पर किसी ने कब्जा किया, किसी आक्रांता ने उसका पूरा विनाश किया। आप अगर गौर से देखोगे, थोड़ा सा ट्रैवल करोगे तो आपको हिंदू मंदिरों की हालत पता लगेगी। आप लिटरली रोओगे कि मूर्तियाँ काटी गई हैं, खंडित की गई हैं, और करोड़ों मूर्तियाँ। और इन्हीं मूर्तियों पे फिर हमारे महल बना लेना, कुछ भी बना लेना या उस पर कब्जा कर लेना, उसका नाम बदल देना, ये बहुत लंबे समय तक हुआ है। और इसी शोषण का कारण है कि हमारे जो वर्ग विशेष है, जो भारत में जो भी लोग रहे, उनकी मानसिकता भी बहुत विकृत हुई। तो अगर धीरे धीरे कोई प्रयास ऐसा किया जा रहा है बड़े लेवल पे, मास लेवल पे, राजनीतिक दृष्टिकोण से, अब लाभ लेने की दृष्टि तो उसमें होगी ही, लेकिन अगर आप गौर से देखो तो शोध में भी वही निकल के आ रहा है। शोध भी आपके वो भी नहीं है, आपके जो उच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, वो भी उस चीज़ को समझ रहे हैं। वहाँ पे कोई भी निर्णय ऐसे तो दे नहीं दिया जाता है कि बिना समझ के, बिना शोध के, बिना तर्क के। अयोध्या मंदिर पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसमें साफ लिखा है कि ये आस्था के आधार पे फैसला दिया गया है। एएसआई ने भी उसमें लिखा है कि नीचे कोई मंदिर स्ट्रक्चर नहीं था, वो आस्था के आधार पे फैसला दिया है। अब मैं, चलो वो हो गया, मंदिर हो गया, मैं अब ये जानना चाहूँगा जो जिन मंदिरों मस्जिदों की बात कर रहे हैं, क्या वो तोड़ के दोबारा मंदिर बनाए जाएंगे? अगर कोई चीज़ इस तरीके से परिवर्तित हुई है कहीं पर भी और वो सही है, अगर सही में हुआ है तो उसको होना चाहिए, नहीं हुआ है तो नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है। अब तो आप शोषण की बात कह रहे थे, आक्रमणकारियों ने शोषण किया है, लेकिन उससे पहले 84,000 बुद्धिस्ट लोग बोलते हैं कि 84,000 स्तूप पुष्यमित्र शुंग ने तोड़ के मंदिर बनाए। तो फिर बौद्ध ये कहेंगे कि जहाँ स्तूपों के जगह मंदिर बनाए गए तो उन मंदिरों को तोड़ के फिर हम दोबारा ये बुद्ध विहार बनाएंगे, तो फिर ऐसे तो चलता ही रहेगा। अब आप जो कह रहे हैं उसकी मुझे सच में जानकारी नहीं है, जो आप इस सुबह वाला बोल रहे हैं। अगर मुझे जानकारी होती तो मैं आपको राय दे सकता, उसमें मुझे हो सकता है अध्ययन की ज़रूरत है, तो वो अध्ययन करके फिर मैं आपको उसके बारे में बता सकता हूँ, कभी बात होगी दोबारा तो। अच्छा ठीक है, अब वो मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया। मैं सनातन के बारे में व्यापक जानकारी चाह रहा हूँ आपसे
क्या क्योंकि चाहें? आपको सनातन के बारे में ज़्यादा जानकारी है। ये आपने बता दी, तोड़ने का नाम सनातन नहीं है, जोड़ने का नाम सनातन है, प्यार का नाम सनातन है। तो ये जो आप बात कर रहे हैं फिर वो हो जाती है, वो आ जाती है कि भय बिन प्रीत नहीं है। इसका मतलब तो ये है कि जो भी लोग यहाँ रह रहे हैं उनका भी प्रॉपर्टी है, जन्म यहाँ हुआ है, यहीं मरेंगे, यहीं पैदा हुए। तो फिर तो मेरी जो अपनी सोच है, जो मेरी अपनी नॉलेज है, इससे तो शांति बढ़ेगी, या फिर ये है कि भय बिन प्रीत होगी। भय बिन नहीं नहीं प्रीत नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, हमें और आपको सच में ये सोचने की ज़रूरत इसलिए नहीं है। आप खुद सोचो, जितनी लिबरल कम्युनिटी, जितनी उदारवादी हमारे यहाँ की व्यवस्था है, दुनिया में किसी देश की नहीं है। और इस व्यवस्था में आप भी जानते हो कि समय के साथ कहीं ना कहीं प्रभाव कुछ ऐसे बढ़ गए हैं जो यहाँ की व्यवस्थाओं को गिराने के काम कर रहे हैं। जैसे हम आज सनातन की बात कर रहे हैं, आप खुद सोचो, इतने समय से ये विचारधारा दबी हुई थी, हम्म, शांत हो गई थी। आज अगर लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, आगे आके सीख रहे हैं, जैसे हमारा भी ये प्रयास इसी दौर में क्यों शुरू हुआ, क्योंकि इस दौर में हवा गर्म है। अगर हम सही तरीके से उसको शेप दे देंगे तो वो कुछ ना कुछ अच्छा बन जाएगा, या फिर हम कुचल के इसका यूज़ करके आगे निकल जाएं, फिर ये विचारधारा शांत हो जाएगी। चलो मैं मान लेता हूँ, सनातन को या मंदिरों को तोड़ के किसी आक्रमणकारी ने उसकी जगह मंदिर बनाई, अपने धार्मिक स्थान स्थान बनाए, या लोगों को टॉर्चर किया, प्रताड़ित किया। लेकिन ये भी कहने वाले लोग ये भी कहते हैं, और आज भी है, इसीलिए SC ST एट्रोसिटी एक्ट बना। जो SC ST जो लोग हैं, उनको भी, जो फॉरवर्ड लोग हैं, उनके द्वारा दबाया गया है, तो फिर उनको भी बिल्कुल, ऐसी उबाल आएगा फिर। देखो, बिल्कुल ऐसा हुआ है। ये मानते हैं आप? और ये दोनों तरफ की बात हो रही है। हाँ। जैसे जब हम वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं, तो किसी वर्ण को पीछे कर दिया, किसी को आगे कर दिया। लेकिन आप ये भी तो सोचो, अगर मैं ये समझ पाऊँ किसी तरीके से कि जो भी मुझे मिला है, जो भी मुझे मिलता है, चाहे ये कपड़े मैंने जो पहने हों, चाहे ये जो ब्रेसलेट पहने हो, घड़ी पहनी हो, ये कोई ना कोई निर्माण तो कर रहा है। जिस साफ सफाई की व्यवस्था में मैं रह रहा हूँ, कोई ना कोई तो उसको कर रहा है। तो जो आपका जीवन अगर आसान बना रहा है, तो उसको तो पीछे नहीं रहना चाहिए, उसको बराबर के दर्जे पे ही खत्म होना चाहिए। मैंने अभी अंदर आपने सुना होगा, वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं। अगर हम इसको आधुनिक दृष्टि से देखें, समझ की दृष्टि से देखें, तो हमें समझ में आएगा कि यही इंटेलिजेंट जीनियस हो जाते हैं, एकेडमिक जीनियस हो जाते हैं, क्रिएटिव जीनियस हो जाते हैं, साइकिक वो जीनियस मैंने हो मान ली, आपकी मैंने अंदर बात सुन ली। तो लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ, घर में 4 भाई हैं, 4 भाई ने अब अलग जिम्मेवारी ले ली। सपोज करो एक भाई खेत करता है, एक भाई बाहर का मैटर संभालता है। इसका मतलब ये बाहर अलग अलग काम बांट लिए। जो बड़ा भाई को जो जिम्मेदारी दे रखी, भाई तुम बाजार जाओगे, कोर्ट कचहरी का काम देखोगे, या फैमिली की जो भी बात है, शादी ब्याह का काम देखोगे। अब बड़ा भाई गया बाजार, और छोटे भाई ने बोले भैया हमारे बच्चे को भी कपड़े ले आना, या मिठाई ले आना, या खिलौने ले आना। वो ले आता है अपने बच्चों के लिए सिर्फ। तो ये तो गलत है ना। ऐसा हुआ है, हिस्ट्री में हुआ है, समाज में हुआ है। समाज में क्या हुआ है या क्या चला आ रहा है, इसका एक ही काम, एक ही मतलब हो सकता है। जैसे आप और हम अगर समझ पाएँ तो हम इसको सुधारने का प्रयास कर सकते हैं। समाज और जब देश या पूरे विश्व की हम बात करते हैं, तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। इस क्षेत्र को पूरी तरीके से बदल पाना, हम बदल पाएंगे, हम कुछ कर पाएंगे या सही होना चाहिए, उसके लिए आप और हमको एक कदम तो बढ़ाना पड़ेगा। जैसे आप न्यूज़ चैनल चलाते हैं, इस न्यूज़ चैनल का भी विस्तार धीरे धीरे ही तो हो रहा होगा। आप अपना रिपोर्टिंग जो कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, सही चीज़ को लेके आ रहे हैं। जैसे सनातन पे आपकी नॉलेज भी कम नहीं है, आपकी जानकारी भी बहुत अच्छी है, तो वो धीरे धीरे ही तो आप आगे बढ़ा रहे हैं उसको, एक साथ तो नहीं बढ़ेगा। हमारा जो प्रयास है, हम जो कर रहे हैं, अगर आपको हमारी बात लगी कि हम सही डायरेक्शन में हैं, तो आपने कुछ समझ के साथ ही ये बात लगी होगी। तो हो सकता है हमारा ये प्रयास है, कल के दिन में एक आंदोलन बन जाए, एक ऐसा आंदोलन बन जाए जो बात आप कर रहे हैं बुराई की या डिफरेंसेस की, वो धीरे धीरे रिजॉल्व होना शुरू हो जाए। तो नियत के साथ ही होती है, नियत से नियति होती है। और जिनके हाथ में समाज था, जिनको सुधारना या सिमिलरिटी रखनी थी, उन्होंने जाने अनजाने में पास्ट में कुछ गलत किया, जिसका हम आप समाज परिणाम भुगत रहे। तो आप उसको सुधारने का और इक्वल करने का, बराबरी का आप कोशिश कर रहे हैं। सुधारने का नहीं, शिक्षा का। देखो, आप किसी ने किसी को अलग नहीं किया, पहले तो ये बात आप समझो। हमारे सामने जो नेता बैठा है, वो नेता है, वो अपनी राजनीति कर रहा है। लेकिन अगर आपको और हमें समझ है, तो हम वो काम करेंगे जो हमसे करवाना चाह रहे हैं। तो जड़ों में अगर परिवर्तन आ जाए, तो कोई भी हमारे ऊपर शासन नहीं कर सकता इस तरीके से जैसे वो करना चाहता है। लोग कहते हैं 3 वर्ण है,
जिसने सबसे ऊपर वर्ण वाले ने नीचे वाले को दबाया। लेकिन मैं आज की घटना आपकी नॉलेज के लिए आज की घटना बता देता हूँ। बदायूं, डिस्ट्रिक्ट बदायूं, सहसवान में एक वाल्मीकि परिवार है। 3 मार्च और उस परिवार में और 6 मार्च की लड़कियों की शादी है। उसके घर यादव तो शूद्र हैं, मतलब आप ब्राह्मण हो सकते हैं जहाँ तक मेरी जानकारी है। एक यादव वाल्मीकि से ये कह रहा है कि गांव में बारात नहीं चढ़ेगी। आप चाहे मैं भेज दूंगा आपके लिए लिंक। बारात नहीं चढ़ेगी। उन्होंने पुलिस में एफआईआर करी। वो पुलिस ने आश्वासित किया कि आपको सिक्योरिटी दी जाएगी, आपके पूरे गांव में बारात चढ़ेगी। ठीक है, एक घटना आज की। दूसरी घटना, एक गांव का प्रधान वाल्मीकि, उसकी बीवी एक्सपायर हो गई और समाज के लोगों ने ये कह दी कि उस शमशान में, एक शमशान है गांव में, सिर्फ उसने प्रधान रहते रजिस्टर कराया कि इस शमशान में आप अपनी बीवी का दाह संस्कार नहीं करेंगे। तो ये घटनाएं क्या सही है? अच्छे समाज के लिए अच्छी है? आप क्या कहेंगे? नहीं, गलत है तभी आप बोल रहे हो, तभी आप शेयर कर रहे हो। ताकत सही हाथों में जानी चाहिए। आपको पता है हमारी जो तीसरी आंख खोलने की बात होती है, भारत को बहुत पहले से पता है कैसे खोली जा सकती है। खड़े खड़े भी खोल सकते हैं वो आपको, जो हमारे रिसर्चर्स थे, शोधक थे, उन्होंने कभी नहीं खोला मैन्युअली। जब तक व्यक्ति की समझ से खुद की ऊर्जा उसकी ना इसको धक्का दे के खोल दे, तब तक नहीं खोला गया। तिब्बत में ये प्रैक्टिस हुई, इसलिए सबसे ज़्यादा काला जादू वहाँ पे विकसित हुआ, सबसे ज़्यादा। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी तरीके की ताकत अगर बिना समझे हुए, जिसको समझ नहीं उसको मिल जाए, तो नुकसान होते हैं। तो हमें जो काम हम कर रहे हैं, आपने देखा भी, हम यही कर रहे हैं कि हम किसी तरीके से समझ पे चोट कर सकें। तो ये थे हमारे साथ कबीर गोस्वामी जी। जो लोग ये कहते हैं कि ब्राह्मण ही सबको दबाता है, मैं कटु क्वेश्चन में नहीं गया, लेकिन चाहे आप राहुल सांकृतन देख लीजिए, आप जीवित अशोक पांडे को देख लीजिए, चाहे मेरे सामने कबीर गोस्वामी जी हैं, जो समाज में समानता, बंधुता, प्यार जोड़ने की बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल नैरेटिव गलत है कि एक आदमी दूसरे को दबाता है। वो खुद ही कह रहे हैं कि जो ताकत है वो सही हाथों में जानी चाहिए। यदि सही हाथों में जाएगी तो सही नैरेटिव सेट होगा, सही समाज सेट होगा। और ये जो दबे हुए उनको एजुकेटेड की बात कर रहे हैं। आपकी इस चर्चा पर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू। ओके।